जो है ज़रूर विजिट करें और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का वो साकार करने के क्षेत्र क्रम में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लगभग 32-34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा क्रोड के बीच। अब बात करते हैं, कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, और मोहोरोविक असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच, गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच पाया जाता है, और एक होता है रेपेटी जो कि ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय तल या फिर सागर नीतल प्रसरण। तो कौन सा नहीं करता है? ये जो है तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन सा दर्शाता है? 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल द्वारा, हिमनद कार्य, वायु कार्य या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्लैंक के अनुसार अपवर्तन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनीप्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर। ये है, आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी कि स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन। तो इसको बोलते हैं चिनूक को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है? चाय की, ट्रकों की, गेहूं की या फिर सब्जियों की। जो तो ट्रक खेती जो होती है वह होती है आपके सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से में सम्मिलित किया जाता है? कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या जाता है 3 और 4 को, यानी कि सेवाएं और व्यापार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, इग्लू, किर्गिज, यूर्त, मसाई, क्राल या फिर बद्दू, किबिटिका। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं एस्किमो क्या इग्लू से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बद्दू किबिटिका संबंधित नहीं है, बल्कि जो है इग्लू एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। ये एस्किमो है, इनके आवास दिया गया है। इग्लू एस्किमो बनाते हैं। किर्गिज जो है यूर्त बनाते हैं, और यह मध्य एशिया के किर्गिज द्वारा बनाया जाता है। और जो मसाई हैं वो क्रालमुख बनाते हैं। जबकि चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्दू। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर में।
तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्रीवायर क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन किससे जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटली विवादों से? तो आप कमेंट करके बताएंगे किससे किससे विवाद हो रहा था यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.38, 16.68 या फिर 17.38 और चौथा है 16.68%। तो इसमें महिला और पुरुषों का जो अंतराल है साक्षरता का कितना है ये आपको बताना है। तो ये जो है 16.68% का अंतराल है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो कौन कहता है? ये कहता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर डी लूना और सुकरी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गंगा और पेनगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अरिय, निहारिका, नाभिकी या फिर तारा। तो यह आएगा निहारिका प्रतिरूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में। यह स्थित है कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री और चौथा है 16 से 21 डिग्री। तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो यह स्थित है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे अक्षांशीय कटिबंध का जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यह माना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो। तो यह संबंधित हैं मंगोलायड्स प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानांतरी खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल, दोहरी फसल। तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर बी खेतों का चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही है? दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश। तो कौन सा है? यह है पारिस्थितिक कर्मता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहे। 30 में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप 20 से ऊपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप 20 से नीचे कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम मिलते हैं शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। रोज़ प्रैक्टिस सेट हो रहा है सुबह 10 बजे, तो आप ज़रूर विजिट करें और इन्जॉय करें इस प्रैक्टिस सेट को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया और कितना आप गलत कर पा रहे हैं। जितना आप सही करेंगे मैक्सिमम, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? शिमोगा, मासिन, अगुम्बे या फिर अम्बोली। तो इसे जानते हैं अगुम्बे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ईरी रेशम असम, मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना आपको है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईरी रेशम। ये असम से संबंधित है। और इधर देखते हैं रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य। जो शहतूत यानी इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं, यह जो है कर्नाटक में आता है। शहतूत इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं। और एक होता है टसर रेशम। जो टसर रेशम होता है, इसका उत्पादन झारखंड में होता है, यानी टसर का झारखंड में होता है। और ईरी रेशम का आपको पता है असम में, और मुगा रेशम भी असम में होता है। तो ये भी असम में ही होता है। तो इस तरह से इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र यानी कि भाग से गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस तरंग, एस तथा एल तरंग। तो जो पी तरंग होती है वो पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कि कोर से गुजर सकती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। सममित वलन का, समनत वलन का, परिवलन का या फिर प्रतिवलन का। क्या इसे कहते हैं? परिवलन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर निम्न को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना था। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, ठोस क्रोड या फिर तरल क्रोड। तो सबसे पहले आएगा एस्थेनोस्फीयर यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा आपका मेंटल यानी कि सेकेंड, फिर आपका आएगा तरल क्रोड यानी कि फोर्थ, और फिर आएगा ठोस क्रोड यानी कि 3, यानी कि 1 2 4 3। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरफ जाएगा महासागर या सागर, एक तरफ जाएगा महासागरी कटक। जो अटलांटिक महासागर में है उसमें डॉल्फिन यानी कि अटलांटिक महासागर का डॉल्फिन हो जाएगा। ये डॉल्फिन कटक है। ए का 3। प्रशांत में होता है आपका काकोस, प्रशांत में जाएगा आपका काकोस। और आर्कटिक में आपका हो जाएगा मेंडलीव, आर्कटिक में हो जाएगा मेंडलीव। और अरब में हो जाएगा आपका एडेन, यानी कि ए का 3, बी का 2 और सी का 4। देखते हैं अगले पेज पे दिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से हैं? टोरोपार्ट, रेडियोलोरियन, डायटम या फिर ग्लोबीजेरिना। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी कि टोपोराड और ग्लोबीजेरिना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तट पर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? प्रवाल रोग, वैश्विक उष्मन, एल लीनो, सागर जल में शिष्ट जमाव। तो कौन सा है? वैश्विक उष्मन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रही वायुदाब पेटियों एवं हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं? पछाब कपासी मेघ, पछाब स्तरी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या फिर स्तरी कपासी मेघ। इसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में से कौन एक
वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है? घूर्णन परिसंचरण, स्थानांतरणी परिसंचरण, विरूपणी परिसंचरण या फिर अभिसारी परिसंचरण? तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विरूपणी परिसंचरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो इसमें कौन सा है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक दशाएं होती हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये होती है मौसमी घटनाएं। इसमें होती है मौसमी घटनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परितंत्रों की घटना की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो यही करेक्ट है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा नहीं हो सकता है? संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी उल्टा हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये उल्टा नहीं हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता? तो ये करता है उत्पादक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष या फिर 4.7 बिलियन वर्ष या फिर 4.8 बिलियन वर्ष? तो जो पृथ्वी की आयु है लगभग ये 4.6 बिलियन वर्ष है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दो वसंत ऋतु यानी कि वर्नल इक्विनेक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का? तो जो अंतराल होता है वो होता है 365 दिनों का। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 20 समय क्षेत्र, 12 समय क्षेत्र, 16 समय क्षेत्र या फिर 24 समय क्षेत्र? तो पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र ढाल को मानचित्र पर जब आप प्रदर्शित कर सकते हैं समोच्च रेखाओं की निकटता से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है? तो जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी जो तिथि होती है एक दिन क्या होती घट जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? तो सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहाँ भी होंगे आप शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए इसमें बात करेंगे हम टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास की प्रैक्टिस सेट की। कई दिन गैप हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब जो है कंटिन्यू वीडियो आएगी, जो कि आपको 12 बजे मिलने वाला इतिहास, फिर शाम को 7 बजे मिलेगा आपको यूपी++ पेट के लिए और लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट, जो कि सुपर डेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 32 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो यदि आप कॉपी और पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां इंपॉर्टेंट लगे आप वहां उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन या फिर के एम.जी. रनाडे ने? तो इसको शुरू किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1890 में और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1840 में पूना परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर? तो ये शुरू किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप जानते हैं कि ये कब शुरू किया गया तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा 1835-36, 39 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33। तो ये कब रहा था, कब तक रहा था? ये रहा था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया था। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किला ए कोहना या फिर पंचमहल। कौन सा स्थित नहीं है? ये है आपका सी, किला ए कोहना स्थित नहीं है। बाकी ये बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सूतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सूतानाती, हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सूतानाती। ये इसका क्रम है। ये कब कब स्थापित किया गया था, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले 1613 में। उसके बाद जो है 1639 में मसवस में स्थापना की थी। उसके बाद 1651 में हुगली में तथा 1690 में सूतानाती में स्थापना की थी। तो 1613, 1639, 1651 और 1690 ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। तो किसके सुझाव पर जो है ये बहिष्कार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात ए नासरी, खैर उल मजालिस, रेहला या फिर फुतूह उस सलातीन। तो ये कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन, खैर उल मजालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया था वेश्यालयों की होने वाली आय से, यानी कि वेश्यालयों से जो आय होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंवंशीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़ का दुर्ग। तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाज़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदनम बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, सफ़ी खां शाहजहां या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो ये क्या दिया कि गुलबदनम बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो क्या है उसको आइए देखते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पादशाहनामा, तो ये शाहजहां होगा, पादशाहनामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और खफ़ी खां ने औरंगजेब के समय मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। और जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संत को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर। तो सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था? वे कहते हैं होलकरों ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, या पट्टदकल मंदिर ऐहोल में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? निकीतिन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कौन था? ये था
1935 का एक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, उपद्रव, हुगली का समीपवर्ती बंदरगाह या फिर बाजार स्थल। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको भली भांति पता होगा। दस्तक क्या था? एक निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार से है, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया था, जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए भी दुरुपयोग किया गया था। तो आपको ये क्या लगाना है? ये ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या फिर अहोम विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उलगुलान। किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर बीजी तिलक ने। किसने लिखी थी? ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर सैयद अमीर अली। किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग ने। किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना या फिर छोटा नागपुर। तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर इरविन। तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944 या फिर 1943। तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने। तो कौन कौन बने थे? ये बने थे उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया या फिर सभी गलत हैं। तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ? या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह। तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919। किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5। कितनी श्रेणी में किया गया था? ये किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799 या फिर 1758। तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये रहे 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।